एग्जाम्पल नंबर 8 हमें प्रूफ करना है कि शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1 वेयर k इज एन इंटीजर। कि जो भी प्राइम 4k+1 टाइप के होंगे वे काउंटिंग में इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ठीक है, तो देखो लेट अस सपोज दैट देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1। हमें प्रूफ करना है कि इनफाइनाइटली मैनी होंगे, बट हमने उससे उल्टा मान लिया। हमने मान लिया कि ऐसे प्राइम जो 4k+1 टाइप के हैं वो सिर्फ फाइनाइटली मैनी ही हैं। ठीक है, तो अगर फाइनाइटली मैनी है तो किस टाइप के होंगे? अगर हम k की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 2 पुट करेंगे 13 3 पुट करेंगे 17, इसी तरीके से लास्ट जो प्राइम होगा वो q नाम दे दिया हमने उसे। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है तो हमें पता है ना लास्ट प्राइम कौन सा होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट प्राइम होगा वो क्या होगा, तो हमने उसको q नाम दे दिया। वेयर q इज द लार्जेस्ट प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k+1। ठीक है, अब देखो हमने कंसिडर कर लिया एक नंबर n। n क्या है? इन सभी प्राइम्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, क्लियरली n इज एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k+1। इसने बोला जो ये n नंबर होगा ये 4k+1 टाइप का होगा। अब ये 4k+1 टाइप का कैसे होगा देखो। अब ने मान लो 2 का स्क्वायर यहाँ से अलग निकाल लिया, इसमें से हमने 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बचा क्या 5 × 13 अप टू q का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर मीन्स 4, इस अंदर वाले नंबर के स्क्वायर को हमने क्या नाम दे दिया k और प्लस 1। ठीक है, तो ये नंबर है जो n ये 4k+1 टाइप का है। ठीक है, अब देखो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर एग्जिस्ट अ प्राइम फैक्टर p सच दैट p डिवाइड्स n। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा या फिर हम उसे प्राइम नंबर की फैक्टर में लिख सकते हैं यूनिकली। ठीक है, और कैन बी रिटन एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोनों ही केस में p डिवाइड करेगा n को। अगर देखो ये n खुद प्राइम नंबर हो गया तो p डिवाइड कर जाएगा n को, और अगर n को हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं प्राइम नंबर की तो कोई भी प्राइम नंबर होगा जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड कर जाएगा n को। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो p है वो डिवाइड कर रहा है n को, तो इट मीन्स जो n है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod p के। ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस में 1 है, उसे जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर इससे क्या शो हो रहा है कि x² कॉन्ग्रुएंट हो -1 mod p के। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हमने x पुट किया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इट मीन्स जो ये नंबर है 2 × 5 × 13 × q ये सोल्यूशन बन जाएगा इसका, क्योंकि ये नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो -1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा मोड p का, और अगर -1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड p में तो -1/p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और ये वाली चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं थ्योरम सेकंड आर्टिकल 6.7 में। क्या कि -1/p लीजेंडर सिंबल ऑफ -1/p इज इक्वल्स टू 1 होगा कब? अगर p जो प्राइम है वो 4k+1 टाइप का हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स p इज वन ऑफ द नंबर दिस, मतलब p अगर इस फॉर्म का है तो इस फॉर्म के हमने कौन से नंबर लिखे थे? फाइनाइटली मैनी नंबर लिखे थे। कौन से? 5 13 17 × q, तो इट मीन्स p इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, अगर p इन्हीं में से कोई है तो p इनकी प्रोडक्ट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मान लो 13 है तो 13 डिवाइड करेगा इसकी प्रोडक्ट के स्क्वायर को। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास n-1। यहाँ से देखो n-1 हो जाएगी इसकी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बोल रहे हैं p डिवाइड कर रहा है n-1 को, यहाँ हम बोल रहे हैं p डिवाइड कर रहा है n को, तो p डिवाइड करेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को, तो मतलब p डिवाइड करेगा 1 को। तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो p है वो प्राइम नंबर है और n है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो 4k+1 टाइप का, तो p कोई प्राइम नंबर है जो 1 से बड़ा है। प्राइम नंबर तो वैसे भी 1 से बड़े ही होते हैं,
तो यहाँ पे जो p है वो 1 से बड़ा नंबर है, वो अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना था कि जो 4k+1 टाइप के प्राइम है वो कैसे होंगे, फाइनाइटली मैनी होंगे। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ, कि -1/p इसकी वैल्यू 1 होगी कब, जब p 4k+1 टाइप का होगा। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग भी आ सकता है सिर्फ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी याद करनी है और प्रूफ तो करना ही करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ p एंड q आर डिस्टिंक्ट ओड प्राइम्स, p और q दो प्राइम हैं, ओड प्राइम है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो p और q डिस्टिंक्ट ओड प्राइम्स हैं, तो इट मीन्स इन दोनों की जीसीडी 1 होगी। ठीक है, नाउ वी नो बाय थ्योरम 6.9 थ्योरम कौन सी, ये वाली थ्योरम, कि अगर p कोई भी ओड प्राइम है, a इंटीजर है, a और p की जीसीडी 1 है, तो ये वाली स्टेटमेंट होल्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर a और p हैं या, बट हमारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर p और q दो नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इन्होंने a और p के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, अब हम अपनी इसके अंदर p और q पर लगाएंगे सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट वैसे लिखी हुई है कि अगर p कोई भी ओड प्राइम है, a कोई भी ओड इंटीजर है, कि इन दोनों की जीसीडी अगर 1 हो तो ये वाली स्टेटमेंट होल्ड होगी। क्या, कि लीजेंड्रे सिंबल ऑफ a बाई p इज इक्वल्स टू -1⁻t, जहाँ पर t की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और ये जो सिंबल है किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हमारे पास क्या है, p और q है जिनकी जीसीडी 1 है। अब हम ये सेम चीज़ p और q पर लगाएंगे। तो देखो, नाउ हेयर वी हैव जीसीडी ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, p, और यहाँ p की जगह क्या आएगा, q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ p बाई q इज इक्वल्स टू -1⁻t, वेयर t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर समीशन j पर वैरी करवा रखा है ना, यहाँ पर k पर वैरी करवा दिया, कोई ज़रूरी नहीं, आप j पर भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेकर q -1/2, क्योंकि यहाँ पर है जो p की जगह कौन आया है, हमने देखो ऊपर वाली स्टेटमेंट में a को रिप्लेस कर दिया p से और p को रिप्लेस कर दिया q से। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर a और p की जीसीडी 1 थी, यहाँ p और q की जीसीडी 1 है, इस वजह से। तो यहाँ पर k 1 से लेकर p को किससे रिप्लेस किया, q से, तो q -1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ j की जगह k आएगा, क्योंकि हमने k पर समेशन वैरी करवाया है, a की जगह p और p की जगह q। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब तो p बाई q -1 की पावर t की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर t की यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इसके अंदर जो ये वाली हमारे पास आई है स्टेटमेंट, इसके अंदर p और q को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो हमने q और p को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जहाँ पर p था वहाँ q आ जाएगा और जहाँ q था वहाँ p आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक तो ये वाली चीज़ आ गई और एक ये आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। जब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, कि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल हो -1⁻p -1/2 इंटू q -1/2 के। और हमारे पास यहाँ पर पावर में ये वाली चीज़ है, तो इसकी जगह हम क्या प्रूफ कर देंगे, कि इसकी वैल्यू क्या है, p -1/2 इंटू q -1/2। ठीक है, हमने एक सेट कंसिडर कर लिया S के अंदर वे टप्पल जा रहे हैं x, जो x की वैल्यू 1 से लेकर p -1/2 के बीच में है, और y की वैल्यू 1 से लेकर q -1/2 तक। ठीक है, हमने ऐसे सेट कंसिडर कर लिया जहाँ पर 2 टप्पल एलिमेंट जा रहे हैं, जहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर इसके बीच में और y की वैल्यू यहाँ तक है। ठीक है, और क्या है कि x और y इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो ऐसे सेट के अंदर कितने मेंबर होंगे, x के पास टोटल कितनी चॉइस है, p -1/2, y के पास भी इतनी चॉइस है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेट S के पास कितने एलिमेंट होंगे, p -1/2 इंटू q -1/2, एंड देयर इज नो पेयर ऑफ इंटीजर्स इन इट सच दैट, इसने बोला कि इसके अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा कि qx इज इक्वल्स टू py हो जाए। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो कि अगर ऐसा हो जाता है,
मान लो हमारे पास ऐसा मिल जाता है पेयर यहाँ पर कि क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई हो रहा है, तो इट मीन्स क्यू मल्टीपल होगा पी वाई का, सॉरी पी वाई, तो इट मीन्स देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइड करेगा पी वाई को, ठीक है। तो क्यू और पी की जीसीटी तो 1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्यू डिवाइड करेगा वाई को, ठीक है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो वाई है वो तो क्यू से छोटा नंबर है और क्यू कोई भी प्राइम नंबर है, तो क्या क्यू अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। तो इट मीन्स एस सेट के अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एस सेट को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, ठीक है। तो देखो हमने एक तो मान लिया S1 है और एक S2 है, सेट S को ब्रेक किया हमने टू पार्ट्स में, एक S1 मान लिया और एक S2 मान लिया। अब S1 सेट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? S1 जो सेट है उसके अंदर हमारे पास वे एलिमेंट आ रहे हैं जहां QX की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी PY से, ठीक है। देखो एस सेट को टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, कैसे? एक तो वो सेट बना लिया जिसके अंदर क्यू एक्स की वैल्यू बड़ी है पी वाई से, और एक वो सेट बना लिया जिसमें क्यू एक्स की वैल्यू छोटी है पी वाई से, ठीक है। जस्ट एस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लग रही है कि पी वाई छोटा होना चाहिए क्यू एक्स से, मतलब वाई की वैल्यू लेस होनी चाहिए क्यू एक्स बाई पी से, तो मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शन वाई के ऊपर लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू तो हमें पता है एस में क्या थी, 1 से लेकर पी माइनस 1/2 के बीच में। अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगी? वाई के ऊपर, तो y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और छोटी किससे होगी? क्यू एक्स बाय पी से, ठीक है, S1 सेट के अंदर। अब S2 में क्या है? क्यू एक्स लेस देन है पी वाई से, तो इट मीन्स x की वैल्यू होगी जो वो लेस होगी पी वाई बाई क्यू से। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लग रही है? x के ऊपर, ठीक है। तो S2 के अंदर वे टू टप्पल एलिमेंट जाएंगे जहां x की वैल्यू होगी 1 से बड़ी और पी वाई बाय क्यू से छोटी होगी, और y के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो y की वैल्यू 1 से लेकर q माइनस 1/2 के बीच में होगी, ठीक है। अब हमने S1 और S2 इस तरीके से बनाए हैं कि S1 यूनियन S2 करेंगे तो S आ जाएगा, और अगर इनकी इंटरसेक्शन करेंगे हम तो हमारे पास फाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने बोला देन S1 हैज इतने, इसके अंदर S1 के पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब ऐसे कैसे पता? चलो देखो, जो x की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर p माइनस 1/2 के बीच में वेरी कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास x के हमने यहाँ पर समीशन लगा दिया, x की वैल्यू 1 से लेकर p माइनस 1/2 के बीच में है, x के पास तो इतनी चॉइस होगी। अब y के पास देखो क्या है, अब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो तभी हमने समीशन लगाया यहाँ पर। जब हमने S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे थे तब हमने प्रोडक्ट की थी, क्योंकि वहां पर X अपना अलग था, Y अलग था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर जो X है वो Y पर, सॉरी जो Y है वो X पर डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर समीशन यूज करना पड़ेगा। तो X की वैल्यू तो 1 से लेकर p माइनस 1/2 तक है। अब Y की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है? क्यू एक्स बाई पी से छोटी है। Y तो कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो y इंटीजर है तो कब आएगा? जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम y आ जाएगा ना। क्या होगा जब इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया तो हमारे पास इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्यू एक्स बाय पी मेंबर्स। अब इसी तरीके से हम S2 में लिखेंगे। S2 में अब y के ऊपर समीशन वेरी करवाएंगे क्योंकि x तो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 1 से लेकर q माइनस 1/2 तक, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? p/2 इंटू पी वाई बाई क्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर x की जो मैक्सिमम वैल्यू की तो दोनों की हमने लिख दी। तो S1 के अंदर इतने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे और S2 के अंदर इतने मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये सेट S है, ठीक है, इसमें हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक S1 और एक S2। S1 में कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं जहां पर QX की वैल्यू बड़ी है PY से, और S2 के अंदर वे नंबर ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं जहां पर QX की वैल्यू छोटी है PY से, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? S हमारे पास क्या है? S1 यूनियन S2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 ये था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 ये था, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S ये वाली चीज थी, और देखो हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी थी। अब हमारे पास इनके सम की वैल्यू क्या आ गई? p माइनस 1/2 इंटू क्यू माइनस 1/2। अब इसको उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, इसकी जगह इसी की वैल्यू आई है, तो माइन हमारे पास क्या आ गया कि
लीजेंडर सिंबल ऑफ p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर p -1/2 इंटू क्यू -1/2। और यही वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही हमारी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो हमारा गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्रोलरी है, इजी है। देखो हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। अब ये वाले हम पढ़कर आए हैं अभी हम गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ में। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दी लीजेंडर सिंबल ऑफ क्यू बाई पी से। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी लीजेंडर सिंबल की, तो इस लीजेंडर सिंबल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि ए स्क्वायर बाई पी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीजेंडर सिंबल ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर p -1/2 इंटू क्यू -1/2 इंटू क्यू बाई पी। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्राइम p एंड q इज ऑफ द फॉर्म दिस देन दिस। हमें प्रूफ करना है कि अगर p या q में से कोई भी एक प्राइम 4k+1 टाइप का हो जाए तो ये वाली चीज़ होल्ड करेगी। अब देखो वी हैव, ऊपर वाली स्टेटमेंट हमने लिख ली। ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद देखो सपोज p इज ऑफ द फॉर्म, हमने मान लिया जो p है वो किस फॉर्म का है, 4k+1 टाइप का। अगर p 4k+1 टाइप का है तो देखो p हमारे पास क्या है, 4k+1 टाइप का। तो p -1 किस टाइप का होगा, 4k टाइप का। और p -1/2 करेंगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू k टाइप का। ठीक है, तो हमारे पास p -1/2 क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया। अगर p -1/2 एक इवन नंबर है तो यहाँ से हमारे पास -1 की इवन पावर हो जाएगी। -1 की इवन पावर क्या होती है, 1। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्रोलरी। थर्ड में क्या है, इफ बोथ प्राइम p एंड q आर ऑफ द फॉर्म 4k+3। अगर p और q दोनों 4k+3 टाइप के हैं तो ये वाली चीज़ इसके नेगेटिव के इक्वल होगी। ठीक है, मान लो p बाई क्यू का लीजेंडर सिंबल निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, q बाई p का लीजेंडर सिंबल उसका नेगेटिव। अब हमने अभी लास्ट जो थ्योरम की थी, मतलब फर्स्ट क्रोलरी थी, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी। अब देखो p और q दोनों किस टाइप के हैं, 4k+3 टाइप के। तो हमने मान लिया जो p है वो 4k+3 है और q हमने मान लिया 4k-+3 है। अब देखो p -1/2 क्या होगा, यहाँ से देखो p -1 हमारे पास क्या होगा, 4k+3 -2 मतलब +2। p -1/2 निकालेंगे तो 2 कॉमन आ गया ऊपर से, 2k+2/2। ठीक है, तो 2 से 2 2k+1 आएगा ना इधर, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास p -1/2 किस फॉर्म का आ रहा है, 2k+1 टाइप का, जो कि एक ओड नंबर है। इसी तरीके से हम q -1/2 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी एक ओड नंबर आएगा। और दो ओड नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो -1 की ओड पावर -1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया कि लीजेंडर सिंबल ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव -1 आई है इसकी वैल्यू, नेगेटिव ऑफ लीजेंडर सिंबल ऑफ q बाई p। ठीक है, यहाँ से आपके सारी क्रोलरी खत्म होती हैं। अब इसके बाद है इसके एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ेंगे। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर मैं करवा दूंगी। ठीक है, ईजी है वैसे।